अवधी भाषा का कोई राजकीय स्तर पर कोई संरक्षण नहीं हुआ। इन सब भाषाओं से ज़्यादा इसका साहित्य मिलता है। नेपाल में भी अवधी बोली जाती है। भगवान राम का ननिहाल कौशल, वहाँ भी पूरे रूप से अवधी ही बोली जाती है। मैंने अवधी भाषा में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है। कौनौ लौटी गवा करी कहे हमारे दर्शन, आई डोंट नो अबाउट दैट पर्सन। नमस्कार, मोहित अशोक नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं टिप्पा। इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू कर चुकूँ, एक ज़रूरी सूचना। ये जो आप कार्यक्रम देखने जा रहे हैं, ये बौद्धिक क्षमता बढ़ाने का, बौद्धिक चेतना का विकास करने का कार्यक्रम है। अगर आपको ऐसे कार्यक्रमों से एलर्जी है तो अभी इस वीडियो को बंद करिए और चले जाइए, हमारे वीडियो का एनालिटिक्स ख़राब ना करिए और इस वीडियो को उन लोग को भेजिए जो ऐसे वीडियो जो भाषाओं के ऊपर, साहित्य के ऊपर निर्धारित हैं, उसको देखें। आज मेरे साथ मेरे एक अभिभावक कह लीजिए, मेरे मित्र कह लीजिए, टिप्पा के मित्र कह लीजिए, ऐसे एक व्यक्ति मौजूद हैं। कमलेश कुमार मौर्य जी, आप साहित्य भूषण रह चुके हैं, साहित्य भूषण का पुरस्कार मिला है और अवधी भाषा के एक बहुत ही जाने माने कवि हैं। अवधी भाषा को अच्छे समझते हैं। हम लखनऊ में बैठे हैं और लखनऊ, सीतापुर, ये पूरा वो क्षेत्र है जहाँ राम का परिवार जन्मा। राम का परिवार जन्मा तो नहीं कहेंगे, अयोध्या में उन्होंने राज किया। लखनऊ लक्ष्मण का शहर कहलाया जाता है। सीतापुर जहाँ सीता जी ने भूमिगत हो गई। तो एक ऐसे एक परिवेश में हम लोग रहते हैं। उसके बाद भी अवधी भाषा, राम की भाषा, हम राम का मंदिर बनाते हैं, पर राम की भाषा, तुलसी की भाषा, हनुमान की भाषा, उस भाषा के विषय में ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो इसी विषय पे आज मैं सर का स्वागत करता हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका टिप्पा पे। जी नमस्कार। मैं कमलेश मौर्य मृदु आप सबको जो है वो नमन करता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि टिप्पा जैसे एक बड़े चैनल पर और मुझे कुछ बोलने का, कुछ विचार रखने का अवसर दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मोहित जी का। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ ना कि अवधी भाषा के विषय में बड़ी बातें होती हैं, है ना। नेता हैं, बहुत सारे ऐसे भैया हैं, 27-27 गाड़ियों से चलते हैं, अवधी के विषय में बात करते हैं, बोलते हैं कि तुलसी बाबा ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहीं। अवधी के विस्तार के लिए, प्रसार के लिए कुछ ऐसा काम नहीं होता। तो सबसे पहले तो अवधी कहाँ से आई, उसका संस्कार कैसा हुआ, इस भाषा का महत्व क्या है, सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं। हमारा देश जो है एक बहुत बड़ा देश है जिसमें बाकी के छोटे छोटे देश, अमेरिका जैसे, यहाँ पे कम से कम 15-16 अमेरिका बन जाएंगे। इतना बड़ा देश है, इसलिए हमारे यहाँ विविधता भी है, प्राकृतिक विविधता भी है, जैविक विविधता भी है। इसी तरह से बोली और भाषा के बारे में यहाँ कहावत है कि 3 कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी। लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, हरदोई के आसपास का जो ये इलाका है, इसमें थोड़ा पश्चिम की भाषा मिली हुई, इसका एक जो उच्चारण है वो अलग होता है। और ऐसे ही जो ये गोरखपुर, गोंडा, इधर जितना पूर्वांचल का क्षेत्र है वो पूर्वी अवधी है, उसका जो है वो उच्चारण और कारक चिन्ह में थोड़ी भिन्नता होती है। फिर ये जो आपका बुंदेलखंड से मिलता हुआ, जिसको बैसवारा हम बोलते हैं, तो ऐसे बैसवारा है। और अवधी तो छत्तीसगढ़ तक बोली जाती है। हम जब YouTube खोलते हैं, है ना, और उसमें हनुमान चालीसा देखते हैं, तो हनुमान चालीसा के ना 2 अरब 35 करोड़ व्यूज़ हैं, है ना। टी सीरीज़ की चैनल पे मतलब 235 करोड़ व्यू हैं किसी वीडियो के। और आप सोचिए, लोगों को अवधी के बारे में ही नहीं पता कि हनुमान चालीसा अवधी में लिखी गई है। और जो रामायण घर घर में है ना, हर, मतलब मुझे लगता है हर हिंदू परिवार के घर में बहुत हर वो रामायण रहती है। तो मुझे आप मतलब इसको कैसे डिकोड करते हैं, मतलब ये कारण क्या है कि वो देहाती कहला दिए जाते हैं, गाँवें कह दिए जाते हैं ऐसे लोग, उसका क्या कारण? असल में अवधी का, जैसे भोजपुरी का या अन्य भाषाओं का जो राजकीय संरक्षण मिला, या उन लोगों ने जो उसको अपने हृदय में बसा के रखा, जैसे आज पंजाबी लोग कहीं भी मिले पूरे देश भर में, लेकिन जब वो आपस में मिलते हैं तो वो आपस में जो है वो पंजाबी में बात करते हैं। सिंधी के लोग अभी आपस में मिलेंगे, भले ही 4-6-10 परिवार क्यों न हो, वो सिंधी में बात करेंगे। ऐसे ही जो ये भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, उनके लोग, पूर्वांचल के लोग मिलेंगे तो उस भाषा में, भोजपुरी में बात करेंगे। लेकिन अवधी के लोग जो हैं, अवध क्षेत्र के रहने वाले, जो इन सब भाषाओं से ज़्यादा समर्थ है, इन सब भाषाओं से ज़्यादा इसका साहित्य मिलता है। ये तो 7वीं शताब्दी से जो है वो अवधी
प्रारंभ हुई थी। ये 7वीं शताब्दी से लेके और 1400 साल तक ये प्राचीन काल, मतलब इसका प्रारंभिक काल कहलाता है अवधि का। और फिर मध्यकाल आता है 1400 से और 1900 तक, जिसमें ये रामचरितमानस की रचना हुई और बहुत सारी ऐसे जो ग्रंथ सूफी मत से प्रभावित लिखे गए। उस समय के ये अवधि का सबसे ज़्यादा विकास जो है वो मध्यकाल में हुआ है, जिसमें लोक चेतना की भाषा बनकर अवधि जो है वो उभरी। इसके पहले तो नक्शिक वर्णन, जैसे वो दाऊद मुल्ला की चाहे चंद्रायन हो, चाहे कुतबन हो, मंजन की मधुमालती हो, तो उसमें नक्शिक वर्णन नायिका का ही ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसका भी अपना एक अलग स्तर था। और फिर ये मध्य काल में अवधि का ज़्यादा विकास हुआ। लेकिन हम लोगों के बीच में एक तो वो जो मध्यकाल में जब ये विकास हुआ तो ज़्यादातर यहाँ पर चूँकि मुग़ल काल था तो उर्दू से लोग ज़्यादा प्रभावित रहे, उर्दू और फारसी से ज़्यादा प्रभावित रहे, तो लोगों का ध्यान उधर ज़्यादा जाता रहा, क्योंकि अवधी भाषा का कोई राजकीय स्तर पर कोई संरक्षण नहीं हुआ। आज तक भी अवधी की कोई अलग से ऐसी एकेडमी नहीं है उसको प्रमोट करने के लिए। कुछ छोटे मोटे लोगों ने अपने संगठन बनाए हैं, अच्छा काम भी कर रही हैं बहुत सारी संस्थाएं, जैसे वो एक हमारे राम बहादुर मिश्र जी हैं, अवधी की पूरी एक यात्रा निकालते हैं, हाँ, पूरा नेपाल से, और जहाँ तक अवधी बोली जाती है बुंदेलखंड से। अच्छा, कुछ नेपाल में भी अवधी बोली जाती है? हाँ, नेपाल में भी अवधी बोली जाती है। अच्छा, नेपाल में भी अवधी ही बोली जाती है। अच्छा, तो मैं इसका ना थोड़ा सा एक वो बता दूं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दूं। 16 महाजनपद हुआ करते थे 4वीं शताब्दी में, मतलब आज से करीबन वही जैसे आपने बताया ना 1400-1500 साल पहले। तो 16 महाजनपद अगर आप ऊपर से शुरू करेंगे तो अफगानिस्तान और कश्मीर का जो एरिया है वहाँ से खम्बोज, फिर गांधार, फिर पुरू, फिर आपका पुरू के तो यही पांडव जहाँ से थे, फिर कोसला जो था, कोसला महाजनपद, उसी महाजनपद में कहा जाता है कि भगवान राम ने उसमें उसके राजा थे। हाँ, कोसला। और कौशल्या वहाँ की थी। हाँ, भगवान राम का ननिहाल है। ननिहाल है। हाँ, तो वहाँ वो उसमें श्रावस्ती और उसमें नेपाल का क्षेत्र नहीं, श्रावस्ती उसमें नहीं है, वो तो बुद्ध के उसमें आता है। हाँ। श्रावस्ती और नेपाल का जो क्षेत्र है वो, हाँ, शाक्य है, शाक्य में उसमें आता है। तो इस पूरे क्षेत्र में जो कोसला महाजनपद था उसमें अवधी का प्रभाव ज़्यादा था, कि पूरे ही जितने भी ये क्षेत्र था, चाहे वो मगध हो या अंगा हो या वज्जी हो, ये सारे महाजनपद थे। इसमें कमोवेश अवधी या भोजपुरी का मुझे लगता है। हाँ, ये अवध प्रायः 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक जो पूर्व और पश्चिम, जो उत्तर पूर्व और पश्चिम का था। तो पूर्वोत्तर का अवधि लिखा था, जो जहाँ की आप बात करें उसको साकेत बोलते थे। हाँ, और ये जो कौशल जो राजधानी थी, कौशलपुर जिसको बोलते थे, जिसमें अयोध्या भी आता है, तो ये जो वो आता है पश्चिम अवधि के क्षेत्र में। और ये जो चूँकि भगवान राम का ननिहाल कौशल था, जहाँ की कौशल्या छत्तीसगढ़ जो आजकल हो गया है, वहाँ भी पूरे रूप से अवधी ही बोली जाती। गांव के स्तर पे जब आप जाएंगे वहाँ बहुत बड़ा समर्थ साहित्य जो है वहाँ मिलेगा अवधी का। और मुझे लगता है यही कारण है कि चूँकि ननिहाल का और ससुराल का जो है बड़ा महत्व रहता है, लोगों का आना जाना भी रहता है वो, तो इसलिए ये जो भाषा जो है और अवधी का विकास जो है वो कुछ लोग इसको मानते भी हैं कि जो वो अर्ध मगधी थी, उस अर्ध मगधी से अवधी का जो है वो विकास जो है वो प्रारंभ हुआ है। अच्छा, मैं एक चीज़ और कमलेश जी पूछना चाह रहा हूँ, मतलब जो मुझे समझ नहीं आता है कि हम राम की बात करते हैं, हम राम के मंदिर की बात करते हैं, राम के चरित्र की बात करते हैं, हम राम की बहुत अच्छी कल्पना करते हैं, उसका बहुत अच्छा स्वरूप करते हैं, पर राम से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, है ना, जैसे अवधि ही एक है, हम उसकी बात ही नहीं करते हैं, है ना। और तो क्या ये कहीं ना कहीं हमारा एक तरह से दोगलापन, या फिर हमारी एक तरह से, क्या मैं बताऊँ, कि हमारे वैचारिक कुंठा तो नहीं है, मतलब कुंठा तो मैं नहीं कहूँगा, पर क्या हम अपनी गिरवी नहीं रख चुके हैं अपनी विरासत को कहीं, कि हमें लगता है कि अंग्रेज़ी और ये बाकी जो सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, मतलब और हिंदी भी उसमें आप ले सकते हैं, कि हम उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, या उर्दू को या अंग्रेज़ी को ज़्यादा महत्व देते हैं, और जो हमारी शहर की, हमारे घर की भाषा है, हमारी माँ की भाषा है ना, हम उसको नहीं देते हैं। और इसमें मैं भी आता हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरे घर पे जैसे मेरी काम करने वाली जो आती है, वो अवधि में जब बात करती मैं समझ ही नहीं आता था कि वो बोल क्या रही है। तो मैं मम्मी से पूछता था कि बोल क्या रही हैं, है ना। अच्छा, मैं पला बड़ा सब लखनऊ में, आता तो वैसे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ, पर पला बड़ा लखनऊ में, तो कायदे में तो ये मेरी भी एक मेरा फेलियर है ना कि मैं वो चीज़ नहीं सीख पाया। तो आपको क्यों लगता है कि मतलब ये दोगलापन क्यों आ गया हमारे समाज में, कि आप राम को तो मानते हैं, राम के चरित्र को आप नहीं उतारते अपने जीवन में, राम की भाषा को नहीं उतारते, है ना। आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सब घर पे कार्यक्रम रखाते हैं, हनुमान चालीसा प्रतिदिन पाठ करते हैं, पर अवधि को नहीं बात करते, ये मुझे समझ नहीं आता, इसका क्या कारण आपको लगता है?
अब देखिए, संस्कृत जो है वो सब भाषाओं की जननी मानी जाती है, और हमारे देश की जो भाषा थी वो उत्तर से दक्षिण तक वो संस्कृत ही भाषा थी, और उस संस्कृत भाषा में ही वो रामायण महाभारत जितने हमारा प्राचीन वाङ्मय है वो सब संस्कृत भाषा में है। पहले नालंदा तक्षशिला में बताते हैं कि जब कोई प्रवेश लेने के लिए बाहर से लोग आते थे तो वहाँ का चपरासी भी उनसे संस्कृत में संवाद करता था। अच्छा। हाँ, तो ऐसी स्थिति में लेकिन धीरे धीरे चल के जब ये पहले तो संस्कृत का जितना बढ़ावा देते तो राज्याश्रित भाषाओं का जो विकास है, कला संस्कृत का विकास है, पहले राजाओं के द्वारा प्रमोट किया जाता था। धीरे धीरे जब है ये राजाओं का जो प्रभाव क्षेत्र कम हुआ तो ये लगा, मुग़ल काल आया तो उसमें उर्दू फारसी को बढ़ावा दिया जाने लगा, तो लोगों को लगा कि उसको सीखने में और उसमें बात करने में ज़्यादा हमारा महत्व भी है, फ़ायदा भी है और हमारी पीढ़ियों का भविष्य भी है, तो लोग उसकी बात करने लगे। फिर जब ये काल आया स्वतंत्रता के बाद से लोकतंत्र में, तो उसमें चूंकि बाद में अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजी के प्रति रुझान बढ़ा, एक बात। दूसरी बात, वो जो लॉर्ड मैकाले ने यहाँ उन्होंने पढ़ाई के जो बताते नहीं कि अंग्रेज़ों के काल में शिक्षा प्रारंभ हुई और उसके पहले जैसे हमारे यहाँ शिक्षा थी ही नहीं, जबकि नालंदा तक्षशिला की टक्कर के विश्वविद्यालय आज भी कहीं पूरे विश्व में नहीं है। आवासीय इतने बड़े विश्वविद्यालय थे जहाँ 10,000 विद्यार्थी जो है वो पढ़ते थे, लेकिन वो लॉर्ड मैकाले ने तो स्वयं जो यहाँ से पत्र भेजे हैं तो लिखा है कि यहाँ भारत का जितना अच्छा नैतिक स्तर है और यहाँ की जैसे समृद्ध और शिक्षित लोग हैं, शिक्षित इन द सेंस आज तो हम साक्षर वालों को शिक्षित बोलते हैं, लेकिन पहले व्यक्ति भले ही वो अक्षर ज्ञान उसको न हो, लेकिन जैसे कबीरदास जी ने भी क्या लिखा, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, और आज लोग उन पे PhD कर रहे हैं। तुलसीदास जी स्वयं रामचरितमानस के प्रारंभ में ही लिखते हैं, कभी न हो नहीं चतुर कहाऊँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊँ। तो ये जो कविता थी वो दिमाग से नहीं दिल से लिखी जाती है। एक मेरी और आपसे गुजारिश है कि जो भी आप अवधि में बोल रहे हैं वहाँ सब मेरे जैसे ढक्कन बैठे हैं, है ना, जिनको अवधि का आ नहीं आता, तो आप उसको भी समझाते चलें, क्योंकि क्या है ना, वो जानना जरूरी है लोगों के लिए। नहीं, अच्छा, हमारे सामने भी जो आप ये बात कर रहे थे ना, तो ये एक रीजनल लैंग्वेज करके रह गई। उसके पीछे का जो हमारा स्वाभिमान था वो समाप्त हो गया। अवधि के प्रमोट करने के लिए सरकारों का भी कोई ध्यान नहीं गया, तो इस कारण लोगों का इसमें बच्चों का भविष्य क्या है। अच्छा, फिर इसको जिससे देश तो अपना बहुत बड़ा है और उसमें से केवल यही जो जितने ये प्रांत हैं जो हमने बताया, जो अवध क्षेत्र है और उधर आपका छत्तीसगढ़ तक, नेपाल तक, लेकिन बाकी का जितना बृहत्तर भारत है उसमें संपर्क की भाषा अवधि नहीं हो सकती। तो मेरे ही सामने ये हुआ कि जब मैं शुरू में अवधि में से ही मैंने लिखना शुरू किया, कविता लिखना शुरू किया, लेकिन जब अवधि से लिखना शुरू किया तो लोगों ने मुझे समझाया आप तो क्षेत्रीय होकर के रह जाएंगे, बाहर अगर ही आपको जाना है दिल्ली के कवि सम्मेलन में या कहीं ऐसे दक्षिण भारत में जाना है तो वहाँ पर ये अवधि भाषा कोई समझेगा नहीं, तो इसलिए आप खड़ी बोली पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अवधि पर कम ध्यान दीजिए। तो थोड़ी ये व्यावसायिकता भी रहती है कि बड़े बड़े मंचों पे जाने का जो मोह है, धन का मोह है, तो उसके कारण से भी जो है वो पहले जो, अब फिर ये आदत ऐसी बन गई, जैसे मैं अभी से बात कर रहा हूँ, मैं अवधि नहीं बोल रहा हूँ, अवधि नहीं बोल रहा हूँ, माइक के सामने जाते ही आपस में बैठते हैं तो अवधि में बात करते हैं, लेकिन जब माइक के सामने जाते ही जैसे अपने आप अंदर कोई जो है वो इक्विपमेंट जैसे लगा हुआ है, अपने आप चेंज हो जाता है कि वो हम खड़ी बोली, हाँ वो खड़ी बोली बोलने लगते हैं। अब भैया आपके सामने अगर अवधि बोले लगी तो बड़ा सोचे समझे पर थे कि आखिर अवधि में जो है वो बात कह रहे हैं, हाँ अब या जैसे अवधि हम बोल रहे हैं तो या अवधि अब थोड़ा मतलब सोचे पर थे। ऐसे आप देख लो टीवी रेडियो जो अवधि आवत है तो वो बड़ा नकलीपन होते, बड़ा भाषा के अंदर वो प्रवाह ही ले नहीं होते ना, क्योंकि उनकी स्वाभाविक भाषा है नहीं, वही तो व्यावसायिक होने के कारण जो उनका अवधि वाले दिया गया है तो वह वो एक प्रकार से ट्रांसलेटेड अवधि होती है वो, तो उस अवधि में उतना लालित्य नहीं रहता है। पहले जब लखनऊ में थे, रमई काका वगैरह थे, उस समय अवधि भाषा है इमा जो अपने उत्तर प्रदेश की आकाशवाणी है, ये लखनऊ आकाशवाणी लखनऊ से इमा अवधि का बहुत प्रमोट, झगड़ू भैया ले हो तो तमाम कार्यक्रम शाम को लोकायतन कार्यक्रम आवत रहा है, जिमा कहूँ आला हैं तो लोकगीत हैं, ये जो है सुने के मिलते रहे, तमाम ऐसे उनके रमई काका के लिखे गए प्रहसन जो हैं, तो ऐसे अवधि भाषा के क्षेत्र में जो आकाशवाणी लखनऊ का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आप तो आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों में आपने 38 साल का शायद अनुभव है ना आपका? हाँ काम तो नहीं, हाँ उसमें प्रसारण करने का मौका हमको मिला यहाँ इस आकाशवाणियों में जो है हमारे कई कविता, और लेकिन उसमें सब अवधि नहीं हुआ, उसमें खड़ी बोली में अवधि दोनों में
दूरदर्शन में जो है वो हमने प्रस्तुत किया। जबकि आप ये सोचिए कि अवधी भाषा इतनी सशक्त और लोकप्रिय है, समृद्ध और लोकप्रिय, तो ये तो उसको अवधी अपने लिए है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ, जैसे फिल्म जगत में